हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस की वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि इंटरनेशनल रिलेशंस में पावर का कॉन्सेप्ट क्या है, पावर कितने तरह की होती है और पावर का मेजरमेंट और मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग पावर के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्मार्ट पावर को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस इंटरनेशनल रिलेशंस में स्मार्ट पावर टर्म हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को माना जाता है। जोसेफ नाई का मानना था कि जो स्मार्ट पावर होती है वो जरूरी है किसी भी स्टेट्स के फॉरेन पॉलिसी में। वो कहते हैं मोस्ट इफेक्टिव जो स्ट्रेटजी है फॉरेन पॉलिसी में वर्तमान में, वो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का मिक्स यूज है। मतलब अब कोई देश केवल हार्ड पावर के इस्तेमाल मात्र से सभी समस्याओं का हल नहीं निकाल सकता, अब उसे सॉफ्ट पावर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। यदि हम लोग चेस्टर ए क्रोकर के अनुसार देखें तो वो स्मार्ट पावर को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि स्मार्ट पावर में इन्वॉल्व होता है strategic use of diplomacy, persuasions, capacity buildings, and projections of powers and influence in a way that are cost effective। इन्हें कास्ट इफेक्टिव तरीके से इन सभी का इस्तेमाल ही स्मार्ट पावर मानते हैं। साथ साथ मानते हैं कि इसमें पॉलिटिकल और सोशल लेजिटिमेसी भी होनी चाहिए। वो मानते हैं कि स्मार्ट पावर में इंगेजमेंट होता है मिलिट्री फोर्स का, और साथ साथ ऑल फॉर्म ऑफ जो डिप्लोमेसी होती है वो। जोसेफ नाइस सॉफ्ट पावर जो टर्म है इसको पॉपुलराइज करते हैं 1919 में अपनी पुस्तक बाउंड टू लीड द चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पावर्स में। यदि जोसेफ नाई की बात की जाए तो जोसेफ नाई एक प्रोमिनेंट यूएस एकेडमिक और फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस्ट रहे हैं। जोसेफ नाई जाने जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट जो रॉबर्ट कोहेन के साथ डेवलप करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी को डेवलप करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस में। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की जो थ्योरी है वो रियलिस्ट पैराडाइम को चैलेंज करती है, जिनका मानना था रियलिस्ट का कि इंटरनेशनल जो सिस्टम है वो एनार्किक है। यदि इनके मेजर वर्क की बात की जाए तो ये बाउंड टू लीड लिखते हैं, पब्लिश होती है इनकी बुक 1990 में। द पैराडॉक्स ऑफ अमेरिकन पावर इनकी बुक 2002 में पब्लिश होती है। सॉफ्ट पावर बुक 2005 में। अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट 2008 में। पावर्स टू लीड इनकी बुक 2008 में पब्लिश्ड होती है। इनके जो की कॉन्सेप्ट रहे हैं वो पहला कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस रहा है, जिसमें मानना है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम्स है उसमें कई सारे एक्टर्स होते हैं, मल्टीपल एक्टर्स को ये रिकॉग्नाइज करते हैं, सभी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस है, सभी का प्रभाव इंटरनेशनल सिस्टम में दिखाई देता है, चाहे वो स्टेट एक्टर्स हो या नॉन स्टेट एक्टर्स हो। ठीक। दूसरा ये सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसमें मानते हैं कि ये किसी भी कंट्री की उस एबिलिटी को दिखाता है जिसमें वो अट्रैक्शंस के थ्रू अपने डिजायर जो आउटकम है वो निकाल पाते हैं, ना कि कोर्स का थ्रू, यानी बल का प्रयोग नहीं किया जाता है यहाँ पर। वहीं पर स्मार्ट पावर जो टर्म है यहाँ पर बोथ सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का कॉम्बिनेशन के रूप में स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल दिखाई देता है। नाइट पावर को डिफाइन करते हुए कहते हैं पावर किसी भी स्टेट्स की एबिलिटी होती है टू इफेक्ट द अदर्स बिहेवियर्स टू अचीव द आउटकम ऑफ वन वांट्स, यानी जो चाहता है कोई भी स्टेट वो दूसरे स्टेट से उस तरह से बिहेव करा पाए या उस स्टेट्स को इन्फ्लुएंस कर सके ताकि उसके पक्ष में समर्थन करें, वही स्टेट्स की क्या होती है पावर्स को दिखाता है। यहाँ पर हमने दो पावर्स स्मार्ट पावर में कॉम्बिनेशन माना, दो पावर का, एक हार्ड पावर का और एक सॉफ्ट पावर का। तो दोनों को समझ लेते हैं। पहले हार्ड पावर क्या है। हार्ड पावर इसको कमांड पावर के रूप में भी जाना जाता है, ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पावर माना जाता है। इसका मानना है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो एनार्किक है, और रियलिस्ट जो पर्सपेक्टिव के थ्योरिस्ट हैं वो हार्ड पावर पर भरोसा दिखाते हैं। इसमें जो कंट्रीज होती हैं वो किसी भी सुपीरियर अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करती, जिससे कंट्रीज के बीच या इंटरनेशनल सिस्टम में हमें पावर पॉलिटिक्स दिखाई देती है। हार्ड पावर को डिफाइन करते हुए ऐसे किया जा सकता है कि ये एबिलिटी होती है किसी भी स्टेट्स के अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कोर्सस एक्शंस के थ्रू, यानी बल प्रयोग के थ्रू या थ्रेट्स के थ्रू अपने डिजायर जो होती है, एक्शन जो वांट्स होती है, कोई भी स्टेट्स वो अचीव करता है। इसको कैरेट एंड स्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के रूप में भी जाना जाता है हार्ड पावर में। हार्ड पावर के मेजर करने की जो क्राइटेरिया है उसमें पॉपुलेशंस की साइज आती है, टेरिटरी की साइज क्या है उसको देखा जाता है, फिर ज्योग्राफिकल उसकी कैसी है, उसकी लोकेशंस कैसी है वो निर्भर करती है, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, मिलिट्री फोर्सेस हैं, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है। इन सभी के पास अगर किसी भी कंट्री के पास है तो इनको कैपेबिलिटीज बोला जाता है, और इनको अगर अच्छे से वो मोबिलाइज कर पा रहे हैं तो वो पावर कहलाता है। ठीक। तो ये हार्ड पावर की डिफिनेशन हो गई। इसी प्रकार सॉफ्ट पावर जो होती है किसी भी स्टेट की एबिलिटी होती है जिसमें वो कोर्सिव या फोर्स या वायलेंस का प्रयोग नहीं करता, किसी के ऊपर अट्रैक्ट
अटैक नहीं करता, बल्कि ये ऑपरेट होते हैं इनटेंजिबल जो एसेट्स होते हैं, जैसे अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो गई किसी भी लीडर्स की, वहाँ किसी भी स्टेट्स की कल्चर क्या है, पॉलिटिकल वैल्यूज उस स्टेट्स की कैसी है, वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस है कितने इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं, जो पॉलिसीज हैं उनको कितनी इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये सभी चीज़ें मानी जाती हैं सॉफ्ट पावर के अंतर्गत, जो कंसीडर करते हैं लेजिटिमेट और मोरल अथॉरिटेटिव को। लेजिटिमेसी जो है वो सेंट्रल रोल प्ले करती है किसी भी सॉफ्ट पावर के इफेक्टिवनेस पे। यदि हम लोग बिहेवियर टर्म में देखें तो सॉफ्ट पावर एक प्रकार का अट्रैक्टिव पावर है। यदि हमको सॉफ्ट पावर को रिसोर्सेस के रूप में देखें तो सॉफ्ट पावर को एज ए रिसोर्स के रूप में, एसेट्स के रूप में माना जा सकता है, जो प्रोड्यूस करता है अट्रैक्शंस यानी अदर कंट्रीज के जो लीडर्स हैं या लोग हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसका इन्फ्लुएंस हमको इंटरनेशनल सिस्टम में दिखाई देता है। जोसेफ नाई सॉफ्ट पावर के 3 प्राइमरी रिसोर्सेस मानते हैं, जिसमें पहला है वो कल्चर्स। ये इफेक्टिव होता है जब किसी दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम किया जाता है, जैसे पोप ऑफ वेटिकन सिटी, इनकी अट्रैक्टिव पावर्स है। ये बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, बहुत बड़ी पॉपुलेशंस नहीं है, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल सिस्टम में हमको दिखाई देता है। दलाई लामा हो गए, इसी तरह गांधी जी के नॉन वायलेंस जो कॉन्सेप्ट है वो सॉफ्ट पावर के अंतर्गत आते हैं। बाकी रिलीजियस जो हो गए या अदर जो कल्चर हो गया किसी भी स्टेट्स का, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। फिर पॉलिटिकल वैल्यूज किसी भी कंट्री की होती है, वो किस तरह से डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली उसका इन्फ्लुएंस होता है, वो उसके पावर्स को दिखाते हैं। साथ साथ फॉरेन पॉलिसी में भी सॉफ्ट पावर को देखा जाता है। जब किसी भी कल्चर्स को या किसी चीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है इंटरनेशनल सिस्टम में, जैसे इंडिया का योगा जो है वो इंटरनेशनली जो है तो सॉफ्ट पावर के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट होता है जब इसको लेजिटिमेसी मिल जाती है, मोरली अथॉरिटेटिव भी ये होता है। तो जोसेफ नाई 3 तरह के प्राइमरी रिसोर्सेस मानते हैं, कल्चर, पॉलिटिकल वैल्यूज और फॉरेन पॉलिसी में। इसी तरह जोनेथ मैकले हैं, वो नाई के इस 3 पिलर्स को मानते हुए इसको एक्सपैंड करते हैं और 5 कैटेगरीज बताते हैं सॉफ्ट पावर की किसी भी कंट्रीज की। पहला वो गवर्नमेंट यानी पॉलिटिकल वैल्यूज कैसी है उस कंट्री की, दूसरा वो कल्चर यानी उनकी प्रैक्टिसेस कैसी हैं जो दूसरे सोसाइटी के लोगों को इफेक्ट कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। फिर डिप्लोमेसी किस तरह से कर रहे हैं उस स्टेट्स के लीडर्स, यानी उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है। फिर ये 2 और कैटेगरी जोड़ते हैं, एजुकेशन और बिजनेस को भी वो अपनी कैटेगरी में सॉफ्ट पावर में ऐड करते हैं। तो इस तरह देखिए तो नाई के सॉफ्ट पावर में क्या क्या गया, जोसेफ नाई के कल्चर हो गया, पॉलिटिकल वैल्यूज हो गया, फॉरेन पॉलिसी। वहीं पर क्लोरी के जो जोनाथन मैक्लोरी के जो सॉफ्ट पावर है उसमें गवर्नमेंट आता है, आपका कल्चर आता है, डिप्लोमेसी, एजुकेशन और बिजनेस इनोवेशन। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने स्मार्ट पावर क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में उसको समझने की कोशिश की। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस तरह की जो वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।